नवजागरण के लेखकों ने और भारतेंदु युग के लेखकों ने स्वदेशी, स्वभाषा वगैरह की बात की, वो नारे बाद में चल करके हमारे आजादी के लड़ाई में लिए गए। वो सब साहित्य के मुहावरे थे। ये जो अहिंसा और जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये सब साहित्य के और संतों के इजाद किए हुए मुहावरे हैं, जिसे राजनीति ने अपनाया है। इसलिए यह मानना कि मनुष्य की नियति को राजनीति तय करेगी, ये बहुत आत्यंतिक सत्य नहीं है। और अंतिम बात, हमारा साहित्य जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ेगा कौन? बहुत बड़ी समस्या है। हमको कन्नड़ के ही दो एक बड़े लेखकों ने इस बात को कहा था, और कि हमारा साहित्य जो है, हमारे ही बच्चे कहते हैं कि अंग्रेजी में दीजिए। मेरा जो ग्रैंडसन है, होता है, एक दिन कह रहा था कि बाबा जी आपका वो क्या नाम है, आपकी आत्मकथा अंग्रेजी में नहीं मिलेगी। तो मैंने उसको कहा कि अंग्रेजी में क्या होगा? तो कहा हमारे दोस्त मांगते हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए। हमने कहा तुम्हारे दोस्त कहाँ के हैं? तो बताया उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश के तुम्हारे दोस्त अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अब ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई। हर प्रदेश की यही हालत है, हर भाषा क्षेत्र की यही हालत है। मातृभाषाएं लगभग समाप्त हो रही। मातृभाषाएं समाप्त हो जाएंगी तो भारतीय किसी लेखक की कोई कृति पढ़ी नहीं जाएगी। इसलिए आप अपनी मातृभाषाओं की चिंता करिए। मैं हिंदी की चिंता करने की नहीं कहूंगा, अपनी अपनी मातृभाषाओं की चिंता करिए, ताकि आप जो अपनी भाषा लिख रहे हैं वो आपके लोग उसी भाषा में पढ़ सके और आपकी संस्कृति जीवित रह सके। मैं बहुत का साक्षात्कार करते हुए बौद्ध धर्म पर केंद्रित कविता संग्रह है। ये कविताएं विभिन्न गांवों, कस्बों और महानगरों में फैले जीवन के लिए महिलाओं के संघर्ष से संबंधित है। संग्रह में कई कविताएं बुद्ध को केंद्र में रखकर लिखी गई है। बुद्ध को एक आशा की किरण मानते हुए संग्रह की अनेक कविताओं में उन्हें केंद्र में रखा गया है। अति सूक्ष्मता के साथ अतीत को वर्तमान से जोड़ते हुए ये कविताएं समय की सीमाओं के पार जाने का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। कविताओं के स्पष्ट दार्शनिक और आध्यात्मिक भावों को अपनी रचनात्मक कुशलता से ये न्यूनतम होना चाहिए। प्रकृति में अगर मैक्सिमम यानी अधिकतम हस्तक्षेप होगा तो वो विकास नहीं, वो विनाश का कारण बनेगा। और हमको इतना ज्यादा विकास नहीं चाहिए। मैं विकास विरोधी नहीं हूं, मगर क्या जरूरत है इतने ज्यादा विकास की? ऐसा विकास जो मनुष्य को नष्ट कर दे। अभी वैज्ञानिकों की बात आ रही है, अभी फ्रांस के दार्शनिक ने ये कहा है कि ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जब जब होता है दुनिया में तब तक महामारियां आती हैं। और उसने ये भी शंका जाहिर की है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कोरोना के पीछे 5G है। आप सोचिए कि विकास जब प्रकृति में हस्तक्षेप करेगा तो वो विनाश का कारण बनेगा। इसलिए दो चीजों से बचने की जरूरत है। एक तो चरम टेक्नोलॉजी। गांधी जी कहते थे कि तुम मोटर बनाओ, चाहे हवाई जहाज बनाओ, चाहे रॉकेट बनाओ, पहले यह तो सोच लो कि जाना कहां है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसको सोचना कि हमको कहां जाना है। अगर हमारा लक्ष्य सुख और शांति है,
अगर हमारा लक्ष्य सुख और शांति है, जो कि मनुष्यता का लक्ष्य होना चाहिए, तो हमको उसी के अनुसार अपना विकास का मॉडल भी बनाना चाहिए। वाचस्पति तथा साहित्य रत्न की उपाधियां प्राप्त की। आपको मैथिली के अलावा अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान है। आप डीबी कॉलेज जयनगर से मैथिली विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपने वर्ष 1962 से लेखन कार्य आरंभ किया। आपकी 15 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें कुछ उल्लेखनीय है घाट काइती, नवीन, बम धमाका, सभी नाटक, नियुक्ति पत्र, अलका कहानी संग्रह, देशगान कविता संग्रह, तुग्गार उपन्यास तथा मिथिला राज शोध कार्य आदि। आपको डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान तथा मिथिला दर्पण पुरस्कार आदि कई सम्मानों से अलंकृत किया गया है। गच्चा रूसल अच्छी समकालीन अवधारणाओं पर केंद्रित 27 कहानियों का संग्रह है, जिसकी कहानियां मिथिलांचल तथा उसके आमजन एवं उनसे जुड़े विभिन्न विषयों पर आधारित है। इनमें आम लोगों के सुख दुख, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं का कथा चित्रण है। यह कृति सहज रूप से अत्यंत ही साधारण विषयों को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करती है, जो उपयुक्त रूप से अपने विशिष्ट संस्कृति के साथ मिथिला समाज की वास्तविक छवि का प्रतिनिधित्व करती है। लेखक की कथा तकनीकी, रचनात्मक बोलचाल की भाषा के उपयोग तथा उनके वर्णन की शैली ने इस कृति को मिथिली कहानी परंपरा में दुर्लभ महत्व प्रदान किया है। गच्चा रूसल अच्छी कृति मैथिली में लिखित भारतीय कथा साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान मानी गई है। The award in Malayalam goes to Om Cheri N.N. Pillai, but due to his old age, his daughter, Mrs. Deepti Bhalla, will receive. कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये जो जागता है, जो जागृत है, लेखक की आत्मा हमेशा जागृत होती है, और जो जागता है उसको रोना ही पड़ता है। एक विशेषता और दी है लेखक को प्रकृति ने, वो है अभिव्यक्ति की क्षमता। हर व्यक्ति के भीतर अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती है। कहा जाता है ये लोक गूंगा होता है, वो महसूस करता है लेकिन कह नहीं पाता, कहने का ढंग नहीं जानता। लेखक को यह विशेषता मिली हुई है कि वो कैसे कहे, कितना छिपा जाए। यानी लेखक को अभिव्यक्ति की क्षमता मिली है। इसके लिए कोलरिज ने कहा है, अंग्रेजी के बहुत बड़े विचारक हैं पोएटिक्स के, कि लेखक वह है, और लेखक और सामान्य आदमी में फर्क यह है कि लेखक अपनी अभिव्यक्ति की समस्या को सुलझा लेता है, बाकी लोग उस अभिव्यक्ति की समस्या में फंसे रहते हैं कि कैसे हम इसको अभिव्यक्त करें। तो इस भूमिका के बाद मैं 2 मिनट और आपसे लेना चाहता हूं। जब लेखक को इतनी शक्तियां दी हैं प्रकृति ने, तो उसको कुछ विशेष करना चाहिए। आज का समय जो है वो हिंसा का समय है, हिंसा और आतंक, और हिंसा का मूल है कट्टरता। एक ही रास्ता सही है। इस विश्वास के कारण बहुत सारा खून बह चुका है दुनिया में।
हिंसा, और सारे हिंसा के मूल में आप देखिएगा एक ही रास्ता सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। इसको व्यक्ति को यानी लेखक को, और लेखक हमेशा इस हिंसा का विरोधी रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंसा आज हो रही है। अगर हिंसा आज हो रही होती तो अहिंसा शब्द का आविष्कार कैसे होता? गांधी जी ने लिखा है कि जिन ऋषियों ने अहिंसा शब्द का आविष्कार किया वे मेधा में न्यूटन से बड़े थे और बल में वेलिंगटन से और बड़े थे। यह गांधी जी का लिखा हुआ है। अहिंसा एक ऐसा शब्द है जो हमारे भारतीय साहित्य का मूल है, रीढ़ है। रामायण में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, रामायण का कहना है कि अहिंसा परम धर्म है। और महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर कहते हैं आ निसर्ग से परो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और आज जिन दो कृतियों को पुरस्कार मिला है, ये अनामिका और वीरप्पा मोइली जी को, इनकी कृतियों में एक के में बुद्ध हैं और एक में बाहुबली हैं। यानी कि ये वहां से चल के यहां तक अहिंसा आ रही है, बुद्ध और बाहुबली। ये जो अहिंसा है भारतीय साहित्य के केंद्र में है। और इस अहिंसा को हमारे लेखकों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि साहित्य परिवर्तन की अहिंसक प्रक्रिया है।